This conference will now be recorded. तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जैसे हम धीमे धीमे आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम लोगों ने बिगिन किया था, हम लोगों ने जब पहले दूसरे वीक पे जब चर्चा की थी, तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे। और चैलेंजेस में मेजर चैलेंज ये था कि मुझे नहीं पता चलता है कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाए, मुझे नहीं पता चलता है कौन सी कंपनियां अच्छी है। क्या हो तो कंपनियों के धंधे डाउन हो जाते हैं। तो हमने जीडीपी देखा, जीडीपी कैलकुलेट करना सीखा, जीडीपी का बिहेवियर जानने की कोशिश की सेल्स के साथ। सेल्स को हमने जोड़ा प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट देखने के बाद हमने पूरे बिहेवियर देखे, लॉन्ग टर्म बिहेवियर, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म बिहेवियर है जो हमें गाइडेंस देते हैं कि जो पहले हुआ है आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। हम नहीं भाग सकते हैं फॉल से। हमारे लेने के बाद भी शेयर्स में गिरावट आएगी, पर यस, मैं प्रिपेयर हूं कि कोई भी गिरावट नॉर्मल गिरावट होती है। हमने चार्ट के द्वारा बाइंग लेवल्स ढूंढने के प्रयास किए कि भाई कम से कम लेना है तो किधर लेना है, एसआईपी किधर करनी है, बाइंग किधर करना है, टारगेट्स कैसे हम सेट कर सकते हैं, राइट। तो कई अलग अलग चैलेंज से आगे बढ़ते हुए हम लोग चले। हमारा मूल पर्पस क्या था? खुद का एक पोर्टफोलियो बनाए, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हमें जिंदगी भर के लिए इनकम दे सके, जो रिस्क फ्री हो, तनाव ना हो, स्ट्रेस जहां पे हमें ना हो, हम चिंता मुक्त होके शांति से अपने नौकरी और बिजनेस पे ध्यान दे सके या रिटायरमेंट लाइफ जी सके। और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमें दिन ब दिन इनकम देता जाए, ग्रोथ के साथ इनकम देता जाए, महंगाई से ज्यादा तेजी से हमारी इनकम बढ़ती जाए, इंडिया से ज्यादा तेजी से हमारी इनकम बढ़ती जाए, और ये इनकम मुझे जिंदगी भर मिलती जाए। मुझे वो कंसिस्टेंसी चाहिए थी। मुझे नहीं मुझे नहीं मंजूर है ऐसी इनकम जो 2 साल मुझे तगड़ा पैसा दे और 1-2 साल फिर वापस खराब इनकम दे। ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। मुझे कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। मुझे ऐसा पोर्टफोलियो बनाना था। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। आपने अपनी खुद की डिटेल्स कि मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति, मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्या मेरी इनकम है, क्या मेरी बिजनेस इनकम है, क्या मेरी इंटरेस्ट इनकम है, क्या मेरे खर्चे हैं, मैंने कितनी एसेट्स आज बनाई है, चलो जो मेरी एसेट्स से मैं इसको कितनी बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि आखिर मेरा गोल तो ये है कि मेरे जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस मेरे एसेट में से निकलने चाहिए। मेरी इनकम में से मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा आने वाले टाइम में। एक्सपेंस के लिए मैं इतनी एसेट बढ़ाना चाहता हूं कि जो एक्सपेंस है वो सबका केयर मेरी एसेट से ले सके। लायबिलिटीज में कम से कम रखना चाहता हूं। अगर कोई लायबिलिटी है भी तो भी वो लायबिलिटी का टेक केयर मेरी एसेट ही करेगी, ताकि कल मेरी इनकम प्लस माइनस हो तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। गुड डेप बैड डेप सबने जाने। हमने तय कर लिया है कि यस, हम में से जो भी लोग हर महीना कमा रहे हैं, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 20%। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम हर महीना कमा रहे हैं तो हम बचत तो करने ही वाले हैं। हम प्रिपेयर है कि जो पैसा हम फिक्स सिक्योरिटीज में डालेंगे वो कितना बढ़ने वाला है, और जो पैसा शेयर बाजार में डालेंगे वो हमें कितनी यील्ड देने वाला है। यस, जी हाँ, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं। अब मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। पोर्टफोलियो बना रहा हूं मैं। मुझे पता है मैं फिक्स सिक्योरिटीज में कितना पैसा रखने वाला हूं और इक्विटी में अब मेरा क्या एक्सपोजर होने वाला है। पोर्टफोलियो को जब मैं देखता हूं
मुझे ध्यान है कि यस दुनिया कैसा कर रही है, इंडिया कैसा कर रही है, और इसी वजह से मेरे एक्सपेक्टेशन तय है कि यस मैं इस साल मेरे पोर्टफोलियो से ये एक्सपेक्ट करूंगा। अब मेरा पोर्टफोलियो क्या होगा? दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें इंडस्ट्रीज तय करनी थी, जो आप लोगों ने तय की कि यस मैं इन 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 इंडस्ट्री में पैसा डालने वाला हूं, इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये है, इसलिए इनका यस शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी ये है, इनका वेटेज में कितना रखो। देखो एक सीधा उदाहरण देता हूं, आज हमने देखा जैसे पीवीआर का रिजल्ट अपडेट किया, कितना सिंपल सा हमें गाइडेंस मिल गया कि उनका धंधा 97% डाउन है। देखो अगर आप टीवी के आंकड़ों पे जाओगे तो आप देखोगे कि 97% नहीं, 75% ही धंधा डाउन है, पर रियल में तो 97% डाउन है, क्योंकि अदर इनकम थी उनकी, है ना। पीवीआर ने रिक्वेस्ट की थी अपने लेनदारों से कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समय का जो लीज है उसे माफ कर दो, और देखो सक्सेस हुए, 100 करोड़ की लीज माफी हो गई। तो जो धंधा है उनका एक तो ऑलरेडी लिमिटेड है अभी धंधा, उसमें अदर इनकम में उनकी ये लीज की इनकम ऐड हुई। क्यों ऐड हुई? क्योंकि पहले खर्चे में डली गई थी, टोटल इनकम में भी आई। तो थोड़ा फिगर आपको लगेगा क्यों टीवी का अलग है और रियल रिजल्ट अलग है, पर आप रियल रिजल्ट के लिए तैयार हो कि 97% धंधे डाउन अभी भी है। पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर से कंपेयर करो तो लॉकडाउन के बाद डबल धंधा हो गया, यानी इंप्रूवमेंट है। लेकिन एक चीज तो हमें पता है कि ये साल धंधा तो डाउन ही रहने वाला है, तो प्रॉफिट आशा नहीं रख सकते, लॉस करेंगे। तो सीधी बात है डिविडेंड की आशा नहीं रख सकते, शेयर का भाव भी वैसा रहेगा। तो अब देखो ये भी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री में से कहते हैं? स्पेशलिटी रिटेल। इंडिया में नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा देश हो जो डेवलप हो रहा हो, जहां के लोग पैसे अच्छे कमाने लगे हैं, उन कंट्रियों में स्पेशलिटी रिटेल में अच्छा ग्रोथ होता है। तो इंडिया में भी स्पेशलिटी रिटेल में हम अच्छा ग्रोथ आशा रखेंगे, पर हम इस साल के लिए भी तो तैयार है कि इस साल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आपको पता चल गया कि आपको एग्रेसिव नहीं रहना है, वेटेज थोड़ा कम कर देंगे हम रैली में। यही पैसा हम कोई ऐसे सेक्टर में ना डालें जो लॉन्ग टर्म भी ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म भी ग्रोथ है। इस प्रकार से हम हमारे वेटेज को एडजस्ट करते जाएंगे। आप लॉन्ग टर्म नेगेटिव नहीं हो, पर तैयार हो इस साल के लिए, राइट। तो कहां पे वेटेज इंक्रीज करना है, कहां पे वेटेज डिक्रीज करना है, ये आपने जाना। धीमे धीमे कुछ और ऐसी भी इंडस्ट्री आएगी जो आज आपके लिस्ट में नहीं है, आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो, राइट। कोई नई इंडस्ट्री कई आने वाली है आने वाले समय में, जो बढ़िया ग्रोथ कर रही है। यू आर गोइंग टू ऐड सम अदर इंडस्ट्रीज हियर। जरूरी नहीं है मैंने जो 2010 में मेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री का लिस्ट बनाया था आज भी वही है, कई इंडस्ट्रीज नई भी मैंने ऐड की है, राइट। पर मुझे पता रहता है कि यस मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहां पे मेरा वेटेज कम करना है, कहां पे बढ़ाना है, कंसिडरिंग द ग्रोथ, राइट। यहाँ क्वालिटी तो आती नहीं है सेक्टर में, बराबर ना। अब ये जो सेक्टर है इनमें से मैंने कंपनियां सिलेक्ट की, और उन कंपनियों को कितनी क्वालिटी की कंपनियां हैं मैंने देखी, मैंने वेटेज की किया, और मैंने भाव की रेंज लिख ली। जैसे एसबीआई लेना है तो मैंने लिख दिया है कि भाई 150 के करीब आएगा तो मैं लेने वाला हूं, बराबर की नहीं। दिस इज द वे। आपको जब बाजार गिरे तब आप छाता ढूंढने जाओगे तो नहीं चलेगा, आपको पहले से अपना ये लिस्ट बना देना है, ताकि जब जब अपॉर्चुनिटी मिले, अचानक देखो कल आपको खबर आ सकती है कि तुमको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। अब वो 2 लाख का क्या करोगे? चलो 1 लाख एफडी में डाल दिया, 1 लाख शेयर बाजार में तो आएगा कि नहीं, तो वो 1 लाख कहां पे डालोगे? ये लिस्ट तैयार रखना है हमें पहले से, राइट। तो होप आप सब लोगों ने इन चीजों पे काम किया है। मयंक भाई की स्प्रेडशीट मैंने ओपन की, और मैं चाहूंगा मयंक भाई ने जो कुछ काम किया है
वो थोड़ा हम सबको एक्सप्लेन करें, ताकि हमें ये पता चले कि उन्होंने जो कुछ फिगर्स यहाँ पे डाली है या डालने वाले हैं, उन्होंने क्या सोच के सब काम किया है और आने वाले समय में वो क्या उम्मीद रखते हैं अपने पोर्टफोलियो से। राइट मयंक भाई, आप लैपटॉप पे हो? नहीं सर, मैं फोन से हूँ। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। आप मुझे कहोगे, वैसे मैं धीमे धीमे डाउन स्क्रॉल करता जाऊंगा। राइट, यस तो सर। आपने जो काम किया है वो स्प्रेडशीट आपके सामने है। 30 साल की उम्र है मयंक भाई आपकी, तो आप यार बहुत यंग हो, है ना? थैंक यू। मेरा जैसे 42 और करीबन 32 के आसपास मेरे को समझ में आया कि मैंने बहुत सी गलतियां की है। तो देखो आपकी भी वही उम्र है ना? ये वो टाइम है जो सही में जबरदस्त काम में लगने वाला है। आने वाले 10 साल आपके बहुत काम के हैं। सो आई एम हैप्पी कि मैं मिलेनियल से बात कर रहा हूं, और आपने जो प्लानिंग किया है दैट्स वंडरफुल। यस, क्या कहोगे मयंक भाई? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड इवनिंग, और गुड थैंक यू इवनिंग। बूस्ट अप करने के लिए मॉरल। सर, सबसे पहले तो ये जो एक्सरसाइज थी कैश फ्लो की, जो एसेट्स और लाइबिलिटी की है, मैं सरप्राइज हो गया ये देख करके। लास्ट ईयर मैंने जब होम लोन लिया था, उसके बाद आई कम टू नो दैट आई एम इन ह्यूज डेब्ट। तो मैंने इस पे काम किया था सर, पहले भी लाइफ में, 1 साल पहले से। तो सर, ये एक्सरसाइज से मुझे ये पता चला कि आई हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट टू इन्वेस्ट। या तो फिर मुझे अभी करीब एटलीस्ट 1 ईयर तक इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, बिकॉज टू क्रिएट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मेरा मेजर टास्क होना चाहिए अभी पहले ये 1 ईयर या 2 ईयर तक। बट आई वॉज फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्ट करना ही होगा, बूंद बूंद से सागर जैसे बनाना है, जैसे वो करना ही होगा, पहाड़ बनाना होगा एक छोटा सा, अदरवाइज हम गड्ढा दूसरा खोद सकते हैं। और मेरे पे बहुत डेप्ट है, उसमें 2 पर्सनल लोन है, तो वो मेरे लिए वो मेरी वीकनेस, अभी स्ट्रेंथ। सर नीचे चलते हैं। जो आपने बूंद बूंद बोला ना, वो बिल्कुल सही बात है। हैबिट करनी है, 100 रुपया भी डाल सकते हैं, बराबर ना, पर हैबिट रखे। इन्वेस्टमेंट की हैबिट लग गई ना, तो ये वही हैबिट है जो लोगों को वो बिग बाजार की होती है ना, चलो आज कुछ खरीदे, चलो कुछ खर्चा करें, कुछ हैबिट होती है लोगों की, वैसे अपनी हैबिट हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, है ना? यस सर। सर, आपकी ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे है, जो फिक्स सिक्योरिटीज और यील्ड वाली है, इसने एक्चुअली जो मेरा मोटिव डाउन हो गया था कि आई हैव ओनली 2000 रुपीज टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, वो भी बड़ी मुश्किल से। बट सर, ये एक्सरसाइज ने मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप किया, क्योंकि सर आप राइट में आइए और ऊपर देखिए, ये इक्विटी के कॉलम के ऊपर मैंने एक एसआईपी एवरेज बनाया हुआ है, राइट हैंड तरफ, राइट हैंड तरफ सर, ये 2000 लिखा हुआ है ना सर, राइट हैंड तरफ। हाँ, अच्छा, ओके, गुड। तो सर मैंने यहाँ से चालू करा कि एटलीस्ट आई रिक्वायर 2 इयर्स टू मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को सही लाने के लिए, 50 30 और 20 का रेशो लाने के लिए वहां मुझे टाइम लगेगा। बट मैंने 2000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से चालू किया, और फर्स्ट 5 इयर्स मैंने एक सिंपल रूल रखा कि चलो आई विल इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट बाय 10% एवरी ईयर। ओके, अगर मैं इतनी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली ट्राई करता हूँ, और जब मैं 10% को 15% कर देता हूँ आफ्टर 10 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स में इस 10% का इंक्रीमेंट 15% से करता हूँ, तो 20 साल में जब मैं एवरेज देखूंगा मेरी एसआईपी का मंथली, तो वो 2000 नहीं होगा, वो 27,000 होगा। और ये फॉलो करने के लिए, बट अगर नेवरदलेस कम भी होता है तो भी नुकसान नहीं है इसमें सर, वही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी। और सर ये इक्विटी के अंदर मैंने एक वर्स्ट केस लिखा है। वर्स्ट केस सर मैंने इसलिए लिखा कि आई एज्यूम कि मान लो 55 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ, और उसी वक्त मार्केट क्रैश जैसी स्थिति होती है, कोरोना हो सकता है, 2008 ऑफ क्रैश हो सकता है। इस केस में मैं अपनी इक्विटी से क्या उम्मीद रखता हूँ, तो गोल्डन रेशियो वाला जो रहता है हमारा 61% का फॉल, उसकी एक्सपेक्टेशन रखते हुए 40% का एक एवरेज निकाला है। तो आई कैन, अगर मैं इसी वे से चलता हूँ, तो वर्स्ट केस में मेरे पास इक्विटी में तब भी एसेट्स होंगी एक 1 करोड़ 16 लाख के करीब, और मैं डिविडेंड
5 लाख रुपए तक का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और 17 लाख की मेरी यील्ड होगी सालाना। ओके। ये मेरा कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया। तो यहाँ बूस्ट एक है सर, राइट। और जो गुड। अपना फ्री सिक्योरिटीज कहते हैं सर, हाँ। इसमें करंटली जैसे यील्ड जो हम कह रहे हैं सर, मैंने 7% नहीं एक्सपेक्ट किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग बराबर। 4 to 5% सर। रीजन राइट। सर इसके पीछे ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे चलते हुए हम यूएस की जैसे एफडीज में या वहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं, वो एक बराबर। करंट था। उसको मैं अगर एवरेज आउट पुश भी करूंगा तो देन आई हैव हम्म। ओनली लिमिटेड। सर सिक्योरिटीज में हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटीज से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि अभी जो एक क्रैश हुआ था, अभी एक डेप्ट हम्म। फंड मार्केट का जो क्रैश हुआ था, राइट। क्रैश नहीं कह सकते, जो भी था सर, तो वहां करेक्ट। से learning मिलती है कि हमें यील्ड कम लेना चाहिए। हायर बराबर। एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो मुझे हाथ जल सकता है जब मेरी असली जरूरत हाँ, आएगी। इसलिए ये सर ये 2 बिल्कुल लाख। सही समझे आप कि कम मिले चलेगा, लेकिन हाथ जलाएंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हम सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। बराबर ना? हाँ करेक्ट। सर, इसलिए सर मैंने गोल्ड और ये सब भी करते हैं। तो जैसे सर हम्म। मैंने एक ओथ ली है कि आई विल एक्यूमुलेट एसआईपी, मतलब कि 1 ग्राम जो होता है उसकी जो भी कॉस्ट होगी 1 ग्राम में एवरी ईयर कलेक्ट करूंगा एज राइट। इन। और जब लोअर साइड पे होगा तब मैं ज्यादा करूंगा, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। बराबर। उसमें फिक्स सिक्योरिटीज में एफडी ना करते हुए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हम्म। हूँ। सर इसमें राइट। नीचे, तो ये करके सर मैंने यहाँ पे अचीव किया। मोर और लेस अगर मैं एट द वर्स्ट फेज भी रहा तो भी मुझे 7 लाख रुपीज इनकम आएगी, मेरी एसेट से आ सकती है, बराबर। और मेरा काम हो सकता है। बट इनिशियली फॉर फर्स्ट 2 years हम्म। मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। दैट इज मिनिमम राइट। 6 months ईएमआई प्लस 1 year ऑफ फूड एंड लिविंग कॉस्ट। ये मुझे बैकअप ओके। मनी क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए। और सर बराबर। एसआईपी इस वक्त मैंने 2000 की रखी है, और यहाँ पे सर मैंने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे काम करना चालू किया नीचे। ओके। गुड। सर नीचे 1 मिनट थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। सर यहाँ पे ये मैंने एक्सरसाइज मिस कर दी थी, अभी आप जब अच्छा। समझा रहे थे तब मुझे याद आया। तो सर मैंने ओके। आईएमएफ से डेटा लिया हुआ है सर इसमें, मैं इसमें बता देता अच्छा। हूँ। मैंने यहाँ डालना रह गया सर। सर वर्ल्ड तो लेस ग्रो कर रहा है, पर अगर हम देखें तो बराबर। टॉप कंट्रीज जो है, फर्स्ट हम मानते हैं चाइना होगा हम्म। 2030 तक, सेकंड यूएस होगा, और हम्म। थर्ड हम लोग होगे इंडिया। बट बराबर। अगर हम आईएमएफ के डेटा में जो प्रोजेक्शन आईएमएफ दे रहा है 2025 के, हम्म। उसमें वो कह रहा हम्म। है कि इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट होगी 7.2, चाइना की होगी राइट। 5, और हम्म। यूएस की होगी नियर अबाउट 1 और 2। तो बराबर। आज हम भले चाइना से पीछे है ग्रोथ में, और 5 साल बाद हम्म। अगर हम देखेंगे तो चाइना को हम बीट करेंगे बाय 2% ग्रोथ रेट। तो वो बराबर है। 25 से 30 एक गोल्डन पीरियड हमारे लिए स्टार्ट हो सकता है। तो राइट। उसके लिए प्लान जरूर करना है, मतलब उसको फोकस करा है मैंने वो। और सर यहाँ पे फिर मैंने इंडस्ट्रीज में लिया है सर, ये मैंने एक हम्म। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे कराई, सेल्स ग्रोथ डाला है सर मैंने। ओके। ओके। गुड। बहुत अच्छा काम किया ये आपने। बढ़िया। और सर ये मैंने फिर वेटेज उसके हिसाब से ऐड किया है। बहुत अच्छा। राइट। आपने टेलीकॉम नेगेटिव ग्रोथ है, फिर भी आपने डाला है, तो कारण जानना चाहूंगा। सर कारण इसमें ये है कि मैंने भारतीय एयरटेल को स्टडी किया। वो हम्म। स्टॉक जो था आज तक की हिस्ट्री में वो देखा जाए तो जेड टाइप ऑफ स्टॉक था या एक रेंज बाउंड स्टॉक था। बट इस बार जो उसका रेंज फॉल आया है, बाउंड। हाँ रेंज बाउंड, और इस बार जो फॉल आया है सर वो डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉल है, वो 50% से ही बाउंस करा है। तो वहां पे एक बराबर। नजर आती है कि जो हिस्ट्री है इट इज गेटिंग चेंज। दूसरी सर जियो है, और ये कंसोलिडेशन भी हो चुका है उस सेक्टर में, टर्न अराउंड हम्म। की एक संभावना है सर। इसलिए वहां पे, यहाँ पे भले सर मैंने 2% लिखा है, पर जब मैंने पोर्टफोलियो में लोकेशन किया तो 1% ही किया है सर। बराबर, नहीं कोई दिक्कत नहीं इससे। पर देखो, ये अगर आपकी बात में समझ में आ गया है आपको कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई सेक्टर में यू टर्न आता है, आइदर वो सेक्टर बिगड़ता है या वो सेक्टर सुधरता है, ऐसा हर बार नहीं होता है।
मुश्किल से कभी कभी कोई सेक्टर में ऐसा देखने को मिलता है। इंप्रूवमेंट भी कभी कभी देखने को मिलते हैं बिगड़े हुए सेक्टर में। जो सेक्टर बिगड़ा हुआ है वो जनरली बरसों तक बिगड़ा हुआ रहता है, हाँ और सर। जो सेक्टर अच्छा होता है वो बरसों तक अच्छा रहता है। तो ये यूटर्न नहीं देखने को मिलते, कभी कभी देखने को मिलते हैं। पर टेलीकॉम में हमने यूटर्न देखा है। अभी जो H1 के भी रिजल्ट हमने डाले तो भी हमको पता ही है कि 20% धंधा बढ़ा है टेलीकॉम की कंपनियों का, है ना। यस सर। हमने वो बात भी रखी कि ARPU भी बढ़ा है, मतलब एवरेज पैसा हर व्यक्ति ज्यादा खर्चने लगा है टेलीकॉम पे, जो पहले नहीं खर्चता था। तो दिस इज हाँ सर। ह्यूज पॉजिटिव इंडिकेटर। तो आपने बहुत अच्छा किया टेलीकॉम का नाम डाल दिया, क्योंकि कुछ लोग 2 साल बाद नाम डालेंगे ग्रोथ देख के। हमने अभी से अगर अपटिक देखा है तो हमें डाल देना चाहिए ना, राइट। गुड। और सर एक ऐसा ही सेक्टर मैंने कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग भी लिया हुआ है, क्योंकि ओके। इंफ्रा इंफ्रा डेवलपमेंट अभी इंडिया में काफी जरूरी है अगर हमें ईज ऑफ बिजनेस चाहिए तो। वहां उस करेक्ट। पॉइंट से सर मैंने इसको भी रखा है, क्योंकि मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाया। ग्रोथ का मैं नहीं, फिर बराबर है, सही बात है। अच्छा किया आपने लिया। और 1% कोई बड़ा एलोकेशन नहीं है, बराबर ना। हमें जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा हम ये एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, हाँ सर। राइट। परफेक्ट परफेक्ट। तो सेक्टर में आपने जितने भी लिखे हैं ना, आई एम 100% कन्विंस विथ योर सेक्टर। सब आपने बहुत बढ़िया सेक्टर लिखे, और अगर ये सेक्टर लेके आप चलते हो तो आपके पोर्टफोलियो को, इंडिया को तो आउट परफॉर्म करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट मयंक यस। भाई। हाँ सर। अब आते हैं अपन कंपनी। सर थोड़ी सी एक्सरसाइज, मेरी टाइम कम था मेरे पास, मैं टाइम नहीं दे पाया ऑफिस वर्क नहीं, चलते सही हुए, बात पर है, कम ही टाइम था। शांति से करना बाद में हो तो, बराबर ना। शुरुआत तो कर दी आपने। राइट सर। सर इसमें मैंने ये सारे सेक्टर्स में करा, जैसे नौकरी एक सेक्टर था, यहाँ पे इंटरनेट कैटलॉग, ये सर वही हम्म। उसी ऑर्डर में अरेंज है जिस ऑर्डर में मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में पहला पैसे जाना चाहिए, मैंने उसी ऑर्डर में डाला हुआ है ये सर। तो वंडरफुल, बहुत अच्छा। एक मिनट, मेरे को इधर देखने दो। आपने 3% एलोकेट किया है ना इंटरनेट में। यस ओके, सर। राइट। और नौकरी में भी अच्छा 5% लिखा है आपने। सर नौकरी देखो में जो मैंने जो आपने ऊपर के इंटरनेट। सेक्टर लिखे हैं ना मयंक भाई, हाँ टॉप ग्रोइंग में, उसमें थोड़ा हाँ। ज्यादा एलोकेट करोगे तो अच्छा रहेगा। सर मेरी इच्छा भी यही थी, पर सर नौकरी में एक्चुअली क्या था, आई एम वेटिंग फॉर अनदर कंपनी टू एंटर, कि या क्योंकि नौकरी में परफेक्ट सर, परफेक्ट। कंसिस्टेंसी नहीं दिखी सर, इसलिए वहां पे थोड़ा सा हिचकिचाहट है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई और अच्छी बेटर कंपनी आए तो वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। बराबर। और नहीं, आपने सर बिल्कुल बढ़िया सोचा। सर डीमार्ट और मैंने रिलायंस को एक रिटेल एंड डिपार्टमेंट सेक्टर की वजह से रिलायंस को मैंने इंक्लूड किया है और वहां पे रिटेल डाला है सर मैंने। ऊपर ओके, कहीं पे रिलायंस का सेक्टर का नाम नहीं है। नहीं अ, है। इसलिए सर मैंने रिलायंस को एज अ रिटेल करके यहाँ उसमें इंक्लूड किया है, राइट। उसमें सर वेटेज उसका बढ़ाया है, मतलब 3% का ओके, वेटेज किया। 3% वेटेज में बराबर। सर रिलायंस में ग्रोथ नहीं है, अगर हम्म प्रॉफिट मार्जिन्स में देखा जाए और हिस्ट्री देखी जाए। बट ये भी हम्म। स्टॉक एक डब्ल्यू टाइप ऑफ स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है सर, इस बार के ब्रेकआउट के राइट, बाद जो फॉल सही आया, बात तो है। वहां पे उस वजह से इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर, इसलिए 3% एलोकेट किया। एडवर्टाइजमेंट हम्म। एंड मीडिया, दिस इज द फ्यूचर। एक क्लाउड मार्केटिंग है, एक और एक एआई मार्केटिंग है, तो दोनों ही मार्केटिंग का तो कुछ है नहीं, इसलिए सर मैंने सही यहाँ बात। पे इक्वली करा है। जस्ट बाय सीइंग आईसीआर मैंने कुछ वेटेज में थोड़ा सा फेरबदल किया है। ओके एक ओके मैंने स्टडी जो कर रहा था उसमें मुझे कैश फ्लो एफएल के ज्यादा अच्छे दिखे राउट मोबाइल से, इसलिए मैंने राउट मोबाइल में, ओके, और राउट मोबाइल नया भी है इसलिए मैंने थोड़ा सा वो करा। बराबर। ओके ओके, गुड गुड, परफेक्ट किया आपने। देखो सर मार्जिन भी डबल है एप्पल के, है ना, राउट से। यस सर। या सर अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे जो करा है वोल्टास, वोल्टास में सर एक्चुअली ईयरली ग्रोथ देखा जाए तो 5% है, बट आई एम हाईली बराबर, बुलिश ऑन स्टॉक, क्योंकि इसका अभी समय आया ही नहीं है, इसका समय आने वाला है। सही ये बात है। स्टॉक मैं 5,000 पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब जब तक 30 में होगा तब तक मैं 5,000 की इसकी कीमत देखूंगा, ऐसे मेरी राइट। आशा है स्टॉक से।
तो ओके। क्योंकि सर एसीज भी अब बाहर से आना बंद हो गए, इंपोर्ट होगा नहीं तो सारा ये भी और ये भी हाईली है तो पॉजिटिव आई है। हाँ, इसलिए सर बाद में सर डिक्सन और एम्बर ये दो ओईएम सेक्टर्स में थे। यहाँ पे बराबर। डिक्सन जो है उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एम्बर से काफी ज्यादा है और आईसीआर भी बहुत बेहतर था, तो इसलिए ये ओके, महंगा है पर फिर भी इसको मैंने सिलेक्ट किया सर। बराबर है। देखो, सिलेक्शन के समय तो महंगा सस्ता देखना ही नहीं है, क्योंकि आपने कंपनी के नाम लिखे पर आपने हाथ थोड़ी ना लेने हैं। लेते हाँ टाइम तो सर। अपन देखेंगे महंगा सस्ता, बराबर ना। हाँ सर, पर उसके लिए भी सर मैंने लेना यील्ड का हमको एक ये फॉर्मूला सब है। मेंटेन किया है हाँ, और वहां से मुझे आइडिया आ रहा ओके है। जैसे रिलायंस में मैंने यील्ड देख के ही रिलायंस में अभी जस्ट बाइंग किया सर, ये यस्टरडे। ओके, और राइट, गुड। लेकिन इंश्योरेंस एक चीज सेक्टर में यहाँ सर। पे इंप्रूव करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा मयंक भाई? देखो, मैं किसी की क्वेरी भी आई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उनको जवाब नहीं दे सका। अब जवाब मैं इसलिए नहीं दे सका क्योंकि ये मैं उनको लिख के नहीं समझा सकता था। मैं खुद सोच रहा था कि अभी मैं इनको कैसे समझाऊं, पर मुझे तरीका नहीं मिला। देखो, आज अपना रिकॉर्डिंग है तो ये मैं ये क्लियर कर दूं कि आप अगर यील्ड देखोगे, फॉर एग्जांपल आपने नौकरी.com का ईपीएस 17 लिया है, डीमार्ट का ईपीएस 21 लिया है, एफएल का 13 लिया है, और आप इस ईपीएस के साथ यील्ड देखोगे तो ये गलत कर रहे हो। क्यों पता है? सर मुझे करंट क्योंकि ईपीएस, आप, करंट ईयर का ईपीएस करना चाहिए। हाँ, आप ये यील्ड कौन से साल की देख रहे हो वो बताओ मेरे को, या मैं ऊपर ईयर लिख देता हूँ। हम कौन से ईयर में है? सर हम 2021 में है और मैं 2020 का डेटा देख रहा हूँ, ये गलती है। अब मुझे हाँ, एक्सपेक्टेड ऑफ ईपीएस डालना चाहिए इस साल का और बाद में फिर यील्ड निकालना चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट सर। करेक्ट। अब क्या करना, आप एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देना, करंट ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा सर। कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बढ़े हैं, और उसके हिसाब से इस साल का एस्टिमेटेड ईपीएस लिखने का। ईपीएस के बाजू में क्या कर सकते हैं लिखने का? एस्टिमेटेड। फॉरवर्ड ईपीएस, एफईपीएस इसे कहते हैं, फॉरवर्ड ईपीएस, राइट। हाँ हाँ सर। अब मेरे को बताओ, एफएल का प्रॉफिट कितना बढ़ा है अभी इस बार? सर इस बार तो कितने धंधा परसेंट दुगना है और प्रॉफिट अंदाजे भी से? दुगना। ये एफएल में मैंने देखा था सर, 13 रुपए ईपीएस तो पिछले साल था और ये हाफ ईयरली में ही 13 रुपए कमा चुका है, तो इस साल ये कम से कम 26 रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। तो अगर अपन 26 रुपए का ईपीएस यहाँ लिखेंगे तो आपका यील्ड ऑटोमेटिक डबल हो गया। डबल हो जाएगा सर। हो गया। तो जो लोगों को ये लगता है कि यील्ड बहुत कम है, उन्हें हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री में यील्ड कम मिलेगी, क्योंकि हम फॉरवर्ड ईपीएस नहीं देख रहे हैं। फॉरवर्ड ईपीएस देख के ही यील्ड निकालने की, पुराने साल का यील्ड कम रहेगा। हम 2021 में है, 2020 का ईपीएस नहीं ले सकते हैं, बराबर ना। हाँ सर बिल्कुल सर। तो मैं आशा रखता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे हर कोई व्यक्ति गौर करे, इसे भूले नहीं, राइट। सर मैं डेटा को मेंटेन कर लूंगा सर। क्या कुछ लोग कहते हैं कि पीयूष भाई पीवीआर बहुत सस्ता चल रहा है, एकदम लो बुक वैल्यू पे है, लेकिन अगर वो पिछले साल का ईपीएस देख रहे हैं तो उन्हें सस्ता दिखेगा पीवीआर, पर इस साल के अगर उसमें रिजल्ट ऐड करेंगे तो पता चलेगा यार ये तो लॉस करने वाली है ना। यस। तो ऐसे देखा जाए फॉरवर्ड ईपीएस, राइट, गुड, डन। सर इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने दोनों ही चीजें ली, एक लाइफ और एक जनरल, और मैंने लाइफ पे ज्यादा फोकस किया सर, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत इजीली भी सोल्ड होगी और लॉन्ग टर्म होती है बहुत, तो इसलिए एचडीएफसी लाइफ को सर मैंने प्रेफर्ड किया है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, और आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों को मिलाकर सर मैंने 6% का एलोकेशन किया ओके, सर। अब आप अदर करोगे क्या पता है? आप मयंक भाई 2025-26 आते आते दो में से एक ही कंपनी रखने वाले हो। सर वो भी एचडीएफसी लाइफ ही होगी 99%। हाँ तो क्या है कि लाइफ हो या जनरल हो, सही मायने में एक इसलिए रखना चाहिए कि दोनों साथ ही चलने वाला है, यस सर। बराबर ना। कोई बात नहीं, अभी दो रखा है, इट्स ऑल राइट, राइट। बाकी सर ये अदर फाइनेंशियल्स में मैंने एसबीआई कार्ड लिया था सर। यहाँ पे मैंने कुछ सेक्टर्स में पैसे कम अलोकेट किया, जैसे टीसीएस हो गया, अलोकेशन मेरा कम है, जबकि मैंने एलटीटीएस में अलोकेशन ज्यादा किया। टीसीएस एक मैच्योर बराबर, सेक्टर हो चुका है, इस वजह से सर उसमें अलोकेशन जस्ट कम किया, बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है सर,
तो सेक्टर बहुत ज्यादा ओके मैच्योर हो चुका है, इसलिए वहां पे कम किया। टीमलीज हाई ग्रोथ बराबर है सर, बट हाई डेप्थ है। प्रॉफिट मार्जिन अभी एक्सट्रीमली हम्म लो है, इसलिए वो मार्जिन कम करा। और हम्म। डिवीज लैब सर एक स्मॉल कैप स्टॉक है इन मैच्योर इंडस्ट्री। तो इसकी ग्रोथ हाँ छोटी आज अच्छी दिख रही है, 13, 19, 20%। हम्म तो आगे चल के जब ये बड़ा राइट होगा तो इसको मैच्योरिटी हम्म अड़ेगी बीच में, और इसकी ग्रोथ कम हो जाने वाली इवेंचुअली। हम्म। और ये क्या ये लीडर नहीं है? अगर सन फार्मा इतनी अच्छी होती तो हम 5% लगाते, यस सर। बराबर ना? पर सन फार्मा इतनी अच्छी है नहीं और डिविस बढ़िया है, तो डिविस पे पैसा तो कम लगेगा। स्मॉल कैप है सर, इसलिए भी ग्रोथ हाई दिख रहा है उसके सेल्स में। हम्म, बराबर राइट। तो अब आप सर क्या करोगे मयंक भाई? आपने ये सब टोटल कर दिया ना, जैसे यहाँ पे सब डेटा डालोगे, यहाँ पे आपने करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक डाली है ना? हाँ ओके, सर। तो एक काम करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। HDFC लाइफ, और ये यहाँ पे मैंने आपका फॉर्मूला चुरा लिया, डी, और प्राइस के बदले मैं ईपीएस लिखता हूँ। आज अपना ईपीएस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इतनों के ईपीएस नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने को बीओएम से मिल जाएंगे, बराबर ना? हाँ 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 हाँ। अब इतने डिलीट करके मैं खाली एक आपको मिरेकल बताना चाहता हूँ। ओके, ये आपका करंट मार्केट प्राइस हुआ, इनका टोटल करोगे तो क्या पता चलेगा? कि इसमें पैसे डाले हैं उनका भाव क्या है टोटल? हाँ हाँ 44,000 रुपीज। हमें क्या करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस के बाजू में कॉलम बनाना चाहिए, कितने शेयर है, 1 है, 10 है, 100 है, 50 है। तो क्या हाँ होगा सर। पता है? करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो काय का कॉलम बन जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड है। हाँ बराबर? अब हाँ वो सर। जो नीचे कॉलम बनेगा वो नेट इन्वेस्टमेंट का बनेगा। यानी आपने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई इतना भाव है, मल्टीप्लाई ये क्वांटिटी, आपका 5 लाख रुपया लगा है शेयर बाजार में। डन? हाँ सर। अब 5 लाख रुपया डाला है, आपके इस उदाहरण के हिसाब से अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आपने सबके एक एक शेयर लिए, तो आपका कितना पैसा लगा है अभी शेयर बाजार में? 44,000 रुपीज, राइट? हाँ, आपकी अर्निंग कितनी है इस साल की? 841। 841। अब ये तो पिछले साल की हाँ है ना? इस साल की करीबन 1,000 रुपया होगी, हाँ सर, हम दस राइट? परसेंट से 15% एक्सपेक्ट करें तो हो सकता है इतना। हाँ। अब ये अभी हम अंदाजा ले रहे हैं, पर अगर आप, मैंने जो बोला वो फॉरवर्ड ईपीएस वाला कॉलम बनाओगे तो आपको परफेक्ट ही मिलने वाला है इस साल का हाँ ईपीएस कितना है। तो हाँ कितनी सर। हाँ क्लियरिटी हो गई कि मेरा इन्वेस्टमेंट 44,000, मेरी इस साल की अर्निंग 1,000 रुपया है, राइट? हाँ सर। अब ये पोर्टफोलियो रेगुलर मेंटेन रहेगा, आप देखोगे धीमे धीमे आपका निवेश तो बढ़ने वाला नहीं है। ये तो मान लो एक बार 10 लाख लगाया तो चलो 10 लाख हो गया, पर बढ़ने वाली क्या है आने वाले समय में? अर्निंग। अर्निंग। टाइम आना चाहिए जब हमने जितना लगाया है वहां तक ये अर्निंग पहुंचे धीमे धीमे, हाँ सर। राइट? हाँ टाइम सर। लगेगा। लेकिन आपका अगर ऐसा पोर्टफोलियो है, पॉजिटिव कैश फ्लो इसे बोलते हैं, कम से कम आपकी इस बार की जो आपने यहाँ लिखी ना कैश फ्लो, कहाँ गई? यहाँ पे हाँ हाँ। एसेट्स की अर्निंग। आप टोटल इनकम में आप मान सकते हो कि मेरे को इस साल कितना मिला, 1,000 रुपया मिला। 1000। तो हाँ आपने कुछ तो बनाया, एक तो एसेट खड़ी हुई कि जहां से मेरे को 1,000 रुपया आना चालू हो गया है, राइट? अब ये यस सर। 4 लाख रुपया है तो हम मान के चलेंगे 10,000 रुपया आ रहा है आपको। अब आपकी ये पाइपलाइन चालू होगी, हर महीने हर साल का 10,000 रुपया, ये धीमे धीमे बढ़ेगी। यस सर। जो लोगों की पोर्टफोलियो बढ़ते नहीं है, जो भी लोग ऐसे हैं जो निराश रहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, उनमें दो खूबियां होती है। खूबियां, एक तो वो टोटल करते हैं ना तो ये -841 होता है। कितना होता है मयंक भाई? सही बात है सर, अर्निंग माइनस में होती है। क्योंकि उनके पास जेट एयरवेज होगा,
उनके पास फ्यूचर होगा, उनके पास शॉपर स्टॉप होगा, सब लॉस करने वाली कंपनियां होगी। क्यों? हाँ क्योंकि सर। वही सस्ती होती है, लो पी पे होती है। हाँ तो सर। उन्होंने कोई एसेट इनफैक्ट बनाई नहीं है, उन्होंने खाली निवेश किया है और जीरो एसेट क्रिएट की है। पर आपकी एक पॉजिटिव कैश फ्लो है तो इट्स गुड। कोई घबराने की जरूर नहीं है, बाजार को जिधर जाना हो उधर जाए। इम्पॉसिबल है कि मेरे को लॉस होगा आने वाले टाइम। राइट सर? सिंपल की नहीं एकदम? आप मेरे हाँ को सर, समझा सकते परफेक्टली। हो कि कैसा, ऐसे कौन सा केस होगा कि आपने जो यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाए वो जीरो हो जाएंगे? कौन से केस में ऐसा हो सकता है? सर अगर मेरे सारे सेक्टर गलत निकले तो, हम्म, तो भी जीरो नहीं अदरवाइज होगा, तो भी 10 लाख जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट जो करी है उसमें ग्रोथ ना हम्म, दिखे मुझे, वही मेरे लिए एक तरीके से हाँ, जो होगा। अगर आपने गलत लगा दिए तो 10 लाख के 9 लाख हो जाएंगे, 9 हाँ। लाख के 8 लाख हो जाएंगे, दूसरे साल घटता जाएगा अगर अर्निंग कम आ रही है तो आपकी। राइट? हाँ। हाँ लेकिन सर। जो लोग नुकसान करते, देखो आप ज्यादातर लोगों को मिलोगे ना तो बोलेगे यार 5 लाख डाला था जीरो हो गया यार। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग 10 लाख डालते हैं और एक्सपोजर करोड़ का ले लेते हैं। जिनको आज ही कमाना है वो लोग सब ऑप्शंस और ट्रेडिंग के रास्ते पे चलते हैं। नहीं यस सर। तो आपने पोर्टफोलियो बनाया है यार, कोई मेरे को करके बताए इसमें कि ये पैसा जीरो हो जाएगा। इम्पॉसिबल। कैसे हम शेयर बाजार को रिस्क वाला बोलते हैं? इट्स हाईली रिस्क फ्री बिजनेस। राइट? यस सर। या सर इसमें एक तो मयंक भाई, आपका हाँ बोलो। अनुभव चाहिए था सर थोड़ा सा। हाँ कहिए, क्या सर चाहिए था? एक्चुअली अनुभव हाँ सर हाँ हाँ, एक्चुअली ओके। इसमें जैसे सर मैंने कोशिश करी, पर सर जैसे इसमें भी स्टिल मैंने कुछ सेक्टर मिस कर दिया सर। जैसे मैंने हेल्थ सर्विसेज मिस कर दिया, लालपत लैब, वो मैं चाह रहा था पर हाँ, वो एक ओके। सेक्टर मैंने मिस कर दिया सर। रिलैक्सो जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, अभी तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, तो और हाँ, हाई हायर ग्रोथ में जा रहे तो जूते तो हम अच्छे लेने ही वाले हैं। तो सर बराबर है। ये ऐसी कुछ इंडस्ट्री सर, मैं उनको सर पैसा उतना ही है, उसको फिट कैसे करें? और सर इसमें से दूसरी जगह से सेक्टर, वेटेज कम करना पड़ेगा तो सर ये वेटेज और सर जगह जैसे पे जहाँ पे थोड़ा घटाना पड़ेगा। राइट सर, आपने अभी जैसे इंट्रोडक्शन सेशन में कहा था कि हम लोग करंट ईयर की ग्रोथ देखेंगे, उसमें से वेटेज घटाएंगे अगर करंट ईयर में ग्रोथ हम्म, नहीं है। सर राइट। इसमें अगर मैं वेटेज, जैसे मैं बंधन बैंक के एग्जांपल पे बात करते हैं, करंटली हाँ, मान लेते हैं कि उसमें डी ग्रोथ आ रहा है। मैंने उसमें पहले ही हम्म, 3% का एक्सपोजर लिया है, क्योंकि एक विजन हम्म, है मेरा। अब सर बराबर उसको है। मैंने उसको लोअर पे बाई करा है, लेट सपोज, और मुझे राइट। अच्छा सही नहीं दिखा, इस करंट ईयर में सही नहीं दिखता हाफ ईयरली रिजल्ट के बाद, तो मैं अगर 1% घटाता हूँ तो हम्म, फिर वो 1% बढ़ाने के लिए भी स्कोप नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा तो अगर मैं वन शॉट इन्वेस्टेड रहता तो ऐसे केस में कैसे करें? देखो दो रास्ते हैं इसके लिए मयंक भाई। रास्ता नंबर एक, आपको यहाँ से पैसा निकाल के दूसरे शेयर में डालना पड़ेगा। वो है रास्ता नंबर एक। राइट? हाँ सर। कि भाई यहाँ पे थोड़ा पैसा हम निकाल देते हैं। अब निकालने के लिए भी तरीके होते हैं। बाजार कितना भी खराब बाजार क्यों ना हो वो बाउंस तो होता ही है, और कितना ही अच्छा बाजार क्यों ना हो वो गिरता तो है ही। बाजार दोनों यस। मौसम में चलता है। तो जब जब हाँ। रिकवरी आए, ऐसे सेक्टर जो है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा पैसा घटाए। मैं नहीं लिखता डेली कि यहाँ पे 10% बुक कर दो, यहाँ पे 25% बुक कर दो। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हम कहाँ पे करते हैं? जहां पे थोड़ा वेटेज घटाना है हम लोग वेटेज घटा के वो पैसे को इस्तेमाल यूज करते हैं ग्रोइंग सेक्टर में। हाँ सर। तरीका नंबर एक, थोड़ा बेचा और अपना वेटेज घटाया। तरीका नंबर दो बहुत सिंपल है। आपकी उम्र 30 साल है, आप रेगुलर पैसा डालने वाले हो तो हाँ आपको कोई सर। चिंता ही नहीं है। आपको अब बंधन बैंक लेना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका वेटेज घट जाएगा जब आप दूसरे सब शेयर लोगे तब। अच्छा वो सर। सारे शेयर दूसरे लोगे तो वेटेज बढ़ने वाला है, और जिसका नहीं लोगे उसका वेटेज घटने वाला है ऑटोमेटिकली। सर एक क्वेश्चन और था सर, एक हम्म, कॉन्सेप्ट सर मेरा क्लियर कीजिए ना, मुझे कई बार कंफ्यूज होता है, खुद पे फाइट हो जाती खुद से ही, कि सर जैसे हाँ,
मैं ऊपर देख रहा हूँ 10 साल का अगर मैं विजन मान के चल रहा हूँ तो 10 साल में लेट्स सपोज मैं 4 या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, तो बराबर। सर मैं 5 लाख का एज ए टारगेट मान करके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूं जैसे मैंने आगे हाँ लिखा हुआ है सर कॉलम में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको पहले अपना पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट करना है कि मैं आने वाले 3-4 साल में कितना डालने वाला हूँ। अब आपको पता ही आप 5 लाख डालने वाले हो, तो अब अपना आइडिया क्लियर कर दो कि 5 लाख में से मैं वोल्टास कितने लूंगा। चलो 4% लूंगा, तो डिवाइड बाय 4, इतने वोल्टास इकट्ठे करने ही है आज से मेरे को। आने वाले 4-5 साल में जब जब मौका मिले वोल्टास बाय करने का फायदा उठाते जाओ। वैसे ही ये अलग अलग शेयर आपको अलग अलग समय पे मौके देने वाले बाय करने के, है ना। तो हाँ सर। जब भी मौके मिले, मौके का फायदा उठाओ। राइट, अभी Naukri.com मौका नहीं दे रहा है, वो रैली में है, पर डीमार्ट तो मौका दे रहा है ना, तो हाँ डीमार्ट सर वहाँ उठाओ। सर इसमें अपन 5 साल का टारगेट पोर्टफोलियो का लेके चलेगी 10 साल की मतलब कितना क्योंकि मैं तो अभी 30 साल और अर्निंग है मेरे पास तो अभी पहले वो 5 साल का देखो कि 5 साल में कितना डालने वाले हो, अच्छा बराबर, फिर वो कितना ताकि अचीव एक होता बार है उसके उतना तो अकॉर्डिंग क्लियर हो डिपेंड जाए। करेगा। हाँ, फिर धीमे धीमे आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। राइट मयंक ओके भाई। सर। हाँ सर क्लियर या हो गया क्लियर। ओके, तो चलो बढ़िया एकदम, मैंने बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो देखा। और मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूं कि कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड जो परफॉर्म कर रहा है, कल उसका पोर्टफोलियो खोल के देखो, वो आपके जैसा ही होगा। अगर उसने कोई शेयर नहीं लिए होंगे जो आपने लिए, तो ध्यान रखना वो आपके ही शेयर लेने वाले। राइट, तो यस सर। एक प्रोफेशनल तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाया है। वंडरफुल मयंक, और मुझे बहुत उम्मीदें है। राइट, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। मिस्टर शेख जायद, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, कैसे हो आप जायद? बढ़िया सर। आपने जो कुछ यहाँ पे बनाया है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो जायद? आप लैपटॉप पे हो कि मेरे ही नहीं लैपटॉप पे सर, करें? सर आपके लैपटॉप पे करेंगे, अभी लैपटॉप पे नहीं ओके, है। नो प्रॉब्लम। यस, सर बेसिकली ये वाला एक्सरसाइज पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है, थोड़ा सा टाइम का इशू बराबर। हो गया था, बट जितना हो सका है उसको हम लोग ने आगे बढ़ाया। हाँ, जैसे कि नो प्रॉब्लम। अभी मेरी एज 35 है एंड मैं टिल 60 तक का सोच रहा हूँ कि अपने आप को रिटायर कर लूंगा, उम्मीद ये है ओके, एक्टिव अर्निंग से। या गुड। तो मेरा अभी टारगेट है 25 इयर्स का तकरीबन। राइट, तो लास्ट ईयर का जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जब हम फाइनेंशियल देखें तो एक्चुअली में मेरा, क्योंकि मेरे पे डेब्ट बर्डन नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा फ्री हैंड मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए। राइट, तो गुड। अभी जो मेरे को इससे पहले, क्योंकि मैं इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट में थोड़ा नया हूँ, बट इससे पहले मुझे लगता था कि एफडी ही इकलौती ऐसी चीज है, या फिर गोल्ड, या आप कुछ ले सकते हैं जो कि आगे काम आएगा, एंड ये बहुत रिस्की है। बट दिस ईयर जनवरी में थोड़ा सा कुछ लोगों ने बताया, प्लस वीडियोस वगैरह देखे, तो अब जब आपका हमने ये पूरा कोर्स किया, देन मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा वेटेज था वो कुछ गड़बड़ था, कुछ क्या बहुत कुछ गड़बड़ था। कि राइट, ग्रोथ अगर मैं इन्फ्लेशन को हटा देता हूँ तो मेरे कुछ भी सेविंग्स का ग्रोथ उतना नहीं होगा, अगर मैं इन्फ्लेशन को भी काउंट करता हूँ तो। करेक्ट। देन वही इसी हिसाब से अब जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी भी मेरा जो टारगेट है वो ये 50-50 का ही है, कि 50 में अपने ओके। फिक्स्ड में डालूंगा, फिक्स सिक्योरिटीज में मेरा 50% रहेगा एंड इक्विटी मेरा 50% रहेगा। ये मेरा ईयरली का है जो मेरा एक्सपेक्टेड है। गुड। एंड राइट, क्योंकि मेरी अर्निंग फिक्स नहीं है कि मेरा कभी ज्यादा है कभी कम, तो वो भी मेरा ये भी फिक्स नहीं रहेगा। जब ज्यादा रहेगा तो बराबर है। ज्यादा जाएगा, जब कम रहेगा तो कम जाएगा। राइट, एंड जिस तरह से आपने बताया था, आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखे तो उसमें था कि मतलब आप एटलीस्ट उतना रख लो अपने पास कि एक साल अगर आपको काम ना भी करना पड़े तो आपका काम चल जाए, उतना तो हाँ, आपके पास फिक्स में होना ही होना चाहिए। चाहिए। राइट, तो एक बार मेरा उतना कलेक्ट होने के बाद में मेरा ये प्लान है कि उसके बाद में मैं अपना एक्सपोजर अर्निंग की तरफ बढ़ाऊंगा, उससे पहले कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं लेना है बचे हुए पे। राइट, जो मैं सिक्योरिटी एक्स्ट्रा बचता है उस पे ना,
एंड इक्विटी पे बराबर। मेरा रेगुलरली इन्वेस्टमेंट रहेगा लॉन्ग टर्म की बेसिस पे, जिसको कि मुझे अर्निंग अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये तो मेरा पास्ट का था। अब मैं नीचे अगर अपने पोर्टफोलियो पे आता हूँ तो ओके, गुड। जो वर्ल्ड का है वो ग्रोथ लास्ट 10 इयर्स का अगर हम देखें तो 4% पे है, और चाइना का 11%, इंडिया 8%। और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा था उसके हिसाब से अगर वर्ल्ड बैंक -4% वर्ल्ड का देख रहा है, चाइना का 1.9%, इंडिया का -10, मेरा पास पुराना डेटा है शायद ये। और बराबर। इंडोनेशिया और ये कंट्री। आरबीआई ने तो -10 ही बोला है, तो जी सर। बराबर है, नो प्रॉब्लम। और इंडोनेशिया एक इमर्जिंग कंट्री है, तो जो कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट कर रही है तो हम लोग उसमें अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं। बराबर है। ठीक। एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में अगर हम आते हैं सर, मेरे इसमें ये कंप्लीट नहीं हो पाया, बट जितना हम लोग ने पुराना पुराना किया था उसके हिसाब से मैंने इसमें वेटेज बढ़ाए हैं। मेरा जो प्राइमरी इंडस्ट्री है। जी जी सर, रिलायंस को मैंने एकदम से अलग रखा है बिकॉज वो अपने आप में एक सेक्टर हो जाता है, उसमें इतना कुछ बराबर इसका डाइवर्सिफिकेशन है। हम्म। और जो बाकी कंपनीज है जैसे बैंक को मैंने 15% सबसे ज्यादा वेटेज दिया है। इसमें तीनों ही चीजें मतलब स्मॉल फाइनेंस, जो मेरा प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू, तीनों बैंक को मिला के मेरा 15% एक्सपोजर रहेगा। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कि कोई भी कंपनी अगर चलेगी तो बैंक को चलना ही है, बिकॉज जो फाइनेंस आएगा वो बैंकिंग के थ्रू ही आएगा। दैट्स व्हाई मैं इसमें थोड़ा पॉजिटिव रहता हूँ। फिर इसके बाद में एग्रोकेमिकल, क्योंकि इंडिया जो है वो मेनली फार्मिंग कंट्री है, फार्मर्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी इंडिया ग्रोथ करेगा तो एग्रोकेमिकल का ग्रोथ होना ही है। इसी तरह बाकी बराबर। चीजें भी जो है, इसी तरह सेक्टर हम लोग ने बाकी भी ऐड किया है। कुछ इमर्जिंग है और कुछ ग्रोइंग है अगर इसका वेटेज देखा जाए तो ये जो मेरा पोर्टफोलियो का होगा इंडस्ट्री वो मिक्सअप है। बराबर है, नहीं बहुत अच्छा किया है आपने, एकदम परफेक्ट। और मैं आपकी ये इंडस्ट्री का लिस्ट देखूं तो आपने इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री कवर कर ली, तो पैसा बनना है। लेकिन अभी आपने एक डायलॉग बोला था कि इंडिया बढ़ना है तो बैंक को तो बढ़ना ही है। मैं जी थोड़ा सर। करेक्शन करना चाहूंगा यहाँ पे, बराबर ना? कि इंश्योरेंस कोई भी जी सर। सेक्टर में ऐसा नहीं सोचने का कि इंडिया को बढ़ना है तो ये तो बढ़ेगा ही, ये वो गोल्डन स्पून लेके बॉर्न हुआ है, इस सेक्टर को तो चलना ही है। मैंने जी सर। कई सेक्टर में ऐसा बरसों से सुना था। जैसे टेक्सटाइल कैसा है, बढ़िया एकदम। जी हाँ। नहीं अभी तो उजला नहीं है, सेक्टर है, अभी तो कोई पूछता नहीं है। बुरा। लेकिन मैं जी बरसों सर। पहले अगर मैं 2003-4 की बात करूं ना, तो लोग क्या कहते थे पता है? अरे कपड़े तो हर एक को पहनने हैं। ये दोस्त एक ऐसा सेक्टर है ना जो जिंदगी में कभी गिर नहीं सकता है, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। देखो गायब हो गया टेक्सटाइल। जी मैं फार्मा बिल्कुल। में सुनता था 2015 में, दवाई खाए बगैर तो किसी को कोई जाना ही नहीं है ना, इसमें कभी मंदी नहीं आ सकती है। 5 साल जी बट म्यूटेड हालत टाइट हो जाए, ऐसी था। मंदी आई फार्मा कंपनियों में, बराबर। जी सर। तो कोई जी भी सेक्टर वो वैक्सीन लेके नहीं आया है। हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होते हैं जिसके कारण वहां पे खराबी आ सकती है। इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाइड करते हैं, है ना? आपने कभी देखा होगा जैद भाई कि कभी कभी हम जब म्यूचुअल फंड में देख रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड में खास करके, कि कौन सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ सेक्टर आपको बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखेंगे आपको, खराब बाजार में भी। जी कब कह रहा हूं मैं? खराब बाजार में कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अब जब आप चेक करोगे तो वो थीमेटिक फंड होते हैं, यानी कोई एक सेक्टर पे वो ठीक है। म्यूचुअल फंड चल रहे होते हैं। फार्मा जी का होता है या बैंकिंग का होता है या ऑटो का होता है। तो ये लोग क्या जी करते हैं, 9-10 अलग अलग फंड लॉन्च कर देते हैं। एक आधा जी जो फंड होता है वो तो जबरदस्ती चलता है, उल्टा चलता है जब बाजार गिर रहा होता है तब। तो अपनी नजर जी वो सर। 8 डी परफॉर्मिंग फंड पे नहीं पड़ती है, वो वही कंपनी का खराब फंड होगा। पर हमें क्या दिखेगा? देखो यार क्या जो रिटर्न अच्छा। दिया इसने फार्मा फंड ने। जी 30 सर। साल पहले सब ऑटो फंड की बात करते थे, अभी सब ज्यादातर कौन से फंड की बात करते पता है आपको? आईटी मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज का वाले। फंड। जी मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनीज कि तुमने यार एमएनसी जी। नौकरी ये गूगल में लगाया होता, माइक्रोसॉफ्ट में लगाया होता, तो जबरदस्त पैसा बनता। ग्लोबल फंड इसको बोलते हैं, तो इसे थीम तो कहते हैं, समझे ना?
तो जी सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वो थीम नहीं चाहिए। हम समझ गए होशियारी कि 10 में से 5 एक सेक्टर हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, और कोई परफॉर्म करे तो हम पागल की तरह नहीं बोलेंगे ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बराबर ना। जी सर। जी सर। मेरे को बैंकिंग का नेगेटिव पॉइंट बता सकते हो कि बैंकिंग की कंपनियों के प्रॉफिट किस पे डिपेंड करते हैं? एनपीएस जो है, हाँ एनपीए एनपीए एंड बैंकिंग में सर, जैसे अगर पीएसयू बैंक में गवर्नमेंट का जो प्रेशर रहेगा सबको देने के लिए, बराबर। और और सर सबसे बड़ा घोटाले जो होते हैं। देखो मैं सिंपल बताता हूँ शायद एकदम, कि जी फाइनेंस की कोई भी कंपनी है या बैंकिंग है, इनके प्रॉफिट 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं। पहला, वो फंड जो मोबिलाइज करते हैं वो उनको कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। जी। क्या आरबीआई हुआ का नंबर जो, 1? जी, कौन से इंटरेस्ट पे उन्होंने फंड लिया। उनको खुद को क्या फंड सस्ता मिल रहा है क्या? अगर ऐसा कुछ हो ना सर कि उनको खुद को फंड महंगा मिलने लगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट गिरेंगे, मार्जिन कम, बिल्कुल इकोनॉमी ऊपर चलेगी, बराबर। लेकिन बैंक बिल्कुल। के जी सर। प्रॉफिट और फाइनेंस कंपनियों के प्रॉफिट टूटेंगे, राइट। जी तो पहला चीज जी क्या सर। था? फंड की अवेलेबिलिटी। अभी जैसे मंदी चल रही थी पिछले 2 साल से, फाइनेंस की कंपनियों को क्यों बहुत मार पड़ी? डिमांड कम नहीं हुई थी, लेकिन उनको खुद को हाँ फंड नहीं मिल रहा था सस्ता। जी। इवन एचडीएफसी जिनका इतना बढ़िया ब्रांड है, उनको तकलीफ हो रही थी अच्छे फंड लाने में। तो बाकी छोटी कंपनियों की तो हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि 2 बैंक डिफॉल्ट हो गई थी, 2 फाइनेंस की कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस में, जी राइट। तो जी नंबर 1 थिंग, फंड मोबिलिटी अगर महंगी मिले तो इनको खराबी हो सकती है। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी चीज होती है जिससे लोगों की इनकम गिरे तो एनपीए बढ़ेगी, उस केस में जी भी प्रॉफिट घट सकते हैं। जो अभी कोरोना का टाइम आया तो लोगों की इनकम घटी, इसीलिए हमें डर लगता है कि लोग डिफॉल्ट करेंगे, बराबर ना। जी जी तो ये मैं भी मानता हूं, और मैं बहुत पॉजिटिव हूं जैद बैंक के ऊपर, कि बैंक होनी जी चाहिए, पर अंधा विश्वास नहीं रखने का, बराबर ना। कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है, कल फंड में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो अपनी बैंक नहीं भी चलेगी। तो तैयार रहो हर चीज के लिए, राइट। जी सर। जी सर। राइट, नेगेटिव तो नहीं किया ना मैंने। नहीं सर, बस सच्ची बात बताइए, बराबर ना। सर मालूम होना चाहिए, बिकॉज ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, मैं एक तरफ दौड़ जाता हूँ। नहीं दौड़ने का, हमेशा जी दोनों सर। चीज देखने की। पर आपने जी बहुत सर। अच्छा काम किया है सर, परफेक्ट जी सेक्टर सर। आपने लिए, गुड। थैंक ओके, यस, नेक्स्ट। क्वालिटी कंपनीज। यू सर। क्वालिटी कंपनीज में अभी ये काम कंप्लीटली पूरा नहीं हो पाया। तो ओके, जैसे बैंक में हमने 3 सेक्टर किए थे। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी, कोटक बैंक, जिसको कि 7% और 3%, टोटल 10% एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर का रहा। एसबीआई, राइट, क्योंकि ये पीएसयू है, बट सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, इकलौता पीएसयू बैंक है जो फायदे में चल रहा है, तो इसको सिर्फ राइट, 3% का एक्सपोजर लिया है। और बराबर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको सिर्फ 2% का एक्सपोजर लिया है। इवन कि इसका ग्रोथ अच्छा है, बट स्मॉल फाइनेंस में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। दैट्स बराबर। वाई इसका इसका सिर्फ 2% का ही एक्सपोजर लिया है। देन आता है एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल में पीआई इंडस्ट्री डेब्ट फ्री है, बट उसमें भी मैंने टोटल 8% का ही एक्सपोजर लिया है, नॉट मोर देन 10%। ओके, पर 8 8% ज्यादा है, 8 अच्छा ज्यादा जी है सर। यार। जी हाँ, सर, 8 ज्यादा है 5%। बोलूं कि ये लार्ज कैप नहीं है, ओके ये जी सर। छोटी कंपनी है अपने सेक्टर की, जी सर, ये गलती है। जी बिल्कुल सर। बराबर ना। तो जी 8% सर। किसे देना चाहिए पता है? अपने सेक्टर के लीडर को। जैसे आपने एचडीएफसी बैंक को दिया तो बिल्कुल परफेक्ट किया। आप जी टीसीएस को दोगे, परफेक्ट करोगे, बायोकॉन को ये वेटेज दोगे तो ये परफेक्ट रहेगा, वोल्टास को परफेक्ट रहेगा। पर पीआई अपने सेक्टर की छोटी कंपनी है, राइट। तो जी सर। 3 से ज्यादा जी वेटेज कभी नहीं देना चाहिए। जी सर, 3%। हाँ, वो खाली थोड़ा करेक्ट कर लेना, है ना, क्योंकि क्या है, जी इसको सर। भी अच्छा टाइम चल रहा है एग्रो का। कहीं बुरा जी समय सर। आए तो हमारा वेटेज तो प्रॉपर ही रहना चाहिए, राइट। जी सर। ओके। देन सर वही एएमसी वगैरह। जी सर।
परफेक्ट। देन आप HDFC कंपनियों के नाम रेवन्यू। लिखिए, ऑल जी कंपनीज सर। आर प्रॉफिट मेकिंग, और कोई डाउट नहीं है। मैंने जो अभी मयंक भाई को बोला उतना कर लोगे आप यहाँ पे, जी सर, वो मैं सारा चीज उसमें ऐड करता है हूँ। ना? जी सर। सर इससे क्या होगा एक जैद भाई, अपने को हमेशा क्लियर रहेगा कि मैंने कितना पैसा डाला और मेरी आज की अर्निंग क्या है, बराबर है? जी सर। जी सर। और आप कंपीट किससे करने वाले हो फिर पता है? खुद की अर्निंग से। जी सर। आपको यहाँ दिखेगी कि मेरी इस साल की यील्ड 4% है, तो आप अपने आप को कंपीट करोगे, मेरे को कोई भी हालत में अगले साल इस यील्ड को 6% ले जाना है। जब 6 हो जाए जी सर। मेरे को 10% ले जाना है, 15% ले जाना है, बराबर ना? ये कब जी होगी? सर। जब आपके सामने ये फिगर रहेगी। हर एक इन्वेस्टर के सामने यील्ड की फिगर रहनी ही चाहिए, और यही हम सबका गोल है कि मैं अपनी यील्ड बढ़ाता जाऊं। बढ़ाते हैं। राइट जी ना? सर। कर पाओगे ना? वो तो मुश्किल नहीं है ना? नहीं सर, हो जाएगा। या गुड, हो जाएगा सर। वेरी सर एक क्वेश्चन। जी जी। यस, सर एक क्वेश्चन था, जो आपने बोला था ना कि बेसिकली कल के उसमें भी मैंने एक बार गया था, तो उसमें आपने बताया था कि जो हम SIP करते हैं, SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हाँ। लास्ट मंथ के लो के अगर नीचे आता है तो हमको हाँ। SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। बराबर है। तो सर जैसे जो रैली वाला स्टॉक है, अगर वो लास्ट मंथ के लो के नीचे आया और फिर वो क्लोज नहीं हुआ, मतलब वो वापस से ऊपर भाग गया, बराबर है, या फिर तो अगर वो तेजी डिग्रोथ बरकरार कर, है, जी, तो अगर वो करेक्शन नहीं मतलब आएगा वो, then। जी करेक्शन में नहीं है, तो वो क्या हायर प्राइस, मतलब हर बार ये चीज सेक्टर में हर सेक्टर में रहेगा, मतलब ग्रोइंग सेक्टर हमारा जो है, कि जब भी वो नीचे लास्ट मंथ के लो के नीचे आ जाए, हमको उसमें SIP कर देनी चाहिए, अगर वो फंड हमारे पास आता है तो। हाँ, हमें अलर्ट कब होना चाहिए सबसे पहला? जैसे रिलायंस में तो हम लोग अलर्ट थे ही, हम पिछले जी 2 सर। साल पहले SIP करते ही थे, पर वो रैली मोड में आ गया ब्रेकआउट देके, तो हमने SIP बंद किया कि चलो अभी तो ये चलने लगा है तो महंगा नहीं लेने का है, इसको चलने दो एक बार। अब हम जो नाम देते हैं ना कूल ऑफ, कि इसको थोड़ा शांत पड़ने दो, जी। तो ये शांत पड़ा कब कहते हैं हम इसे? जब तक आपका शेयर हर महीना हायर हाई हायर लो लगाएगा, तब तक तो हम कहेंगे ये रैली में है। पर जब वो पहले महीना कोई तो आए जब वो लोअर हाई लोअर लो लगाए, ओके। राइट? देखिए यहां मैं लिखता हूं, इट्स वेरी सिंपल, हायर हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, ये रैली की निशानी है। किसकी निशानी है? रैली। करेक्शन की निशानी क्या है? लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। समझ जाओ करेक्शन चालू हो गया है, तो करेक्शन के समय एक्टिव हो जाओ और SIP करने स्टार्ट कर दो। बड़ी रकम लगानी है, बड़ी रकम, तो उसके लिए तो कम से कम 23% तो टूटने देना पड़ेगा, जी बराबर सर। कि नहीं? मिनिमम, राइट? बट SIP के लिए जैसे करेक्शन पे आता है, हम लोग SIP स्टार्ट कर देंगे। हाँ, SIP तो जैसे ही करेक्शन में आया SIP चालू कर दो, क्योंकि हमें पता है अब ये करेक्शन में आए तो 5-6 महीने तो रहने ही वाला है, तो हमें 5-6 महीना मौका तो मिल जाए हर महीने SIP करने का, बराबर? जी सर। जी सर। जी सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जैद, और थैंक यू सर। उम्मीद रखूंगा मैं बढ़िया पोर्टफोलियो आपने बनाया है और इसी पोर्टफोलियो के साथ आप आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री रिस्क फ्री वेल्थ बनने वाली है, राइट सर? जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। आहूजा जी, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। Good evening, everyone. Good evening, Piyush ji. या गुड इवनिंग आहूजा जी, हाउ आर यू? फाइन? Yeah, I'm doing fine, thank you. So in today's meeting आहूजा जी, you are the most eldest, है ना? ये दो तो यंगर थे एकदम, शायद, और मयंक तो इसीलिए इन्होंने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली, मैंने लेकिन पूरी नहीं कर पाया। बराबर। नहीं, लेकिन क्या है आहूजा जी, देखो समय भी कम था। अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये सब होमवर्क करना पड़ेगा इतने टाइम में, तो नहीं हो ही नहीं सकता है ना।
और कम से नहीं, कम शुरुआत की ना। मैं थोड़ा सा कुछ हाँ, और भी साथ में कर रहा था इसके, ओके, related to this only, इसलिए. But अच्छा, I have tried to identify the companies. वो मैंने लिख लिए हैं, percentages लिखे हैं, but I have not mentioned the actual sectors currently. राइट, क्योंकि I was missing out on 4-5 companies which I thought I will have in the portfolio, राइट, but वो limit 25 की थी तो उसमें fit नहीं आ पाया. बराबर, बराबर, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले इंडस्ट्री चाहिए और उन इंडस्ट्री में से कंपनियां चाहिए, बराबर ना? ये तो Right. पहले कंपनियां आई, अब आप इसमें से इंडस्ट्री लिखने वाले हो। बराबर ना? नो प्रॉब्लम। Yeah, आपने जो yeah. कंपनियां लिखी है, क्या कहोगे, बोलो इनके ऊपर, आपका क्या उम्मीद है इन सब कंपनियों से? I think these are amongst the best performing companies in their own sectors. Many are, I would say, market leaders. I think करेक्ट, I think हम सब में I think at least 50% तो common ही होंगी. For करेक्ट, example, banking sector में I have picked two in the private one, HDFC and Kotak Bank. Then the leading public sector bank, SBI. In राइट, in financing, I have chosen just one, which is Bajaj Finance, राइट, and लार्जेस्ट रिटेलर, yeah. And then amongst the mutual fund industry, asset management company, I've chosen HDFC, which is I think amongst the लार्जेस्ट, या, second largest. It is I think close to I think first is I think SBI, then second is HDFC. करेक्ट, In terms of housing loan and all, I have chosen HDFC, which is the या, leader. परफेक्ट, Uh, yeah. And in terms of life insurance, I have chosen SBI. And in general insurance, I have stuck to ICICI. राइट, Yeah, ओके। yeah, So there are three companies from Life, General, and AMC, है ना? yeah. Hmm. And these I all tried. three companies are going to perform similarly. Yeah. Hmm. Then I have chosen Indigo for the aviation. Uh, Okay. yeah. That is the only company which we can, probably Yeah, invest. definitely it's leader. Then in terms of, I've chosen this InfoEdge, Naukri.com, Right. and other Right. investment in the digital arena as such. In terms of DMart, I have chosen because it is the only leading departmental store, so that I have taken the exposure. In terms of IT area, I have chosen TCS, Infosys, and Hmm. in terms of IT software products, Tata Elxsi. Good. With respect to pharma research, biotechnology research, Biocon only, Okay. and in pharmaceutical, I have picked just two. One is Sanofi, and Okay. the other is Divi's Lab. Okay. So why you are with Sanofi? If there are Pfizer and Abbott, these two also good company from MNC. So some Yeah, particular yeah. reason for Sanofi? Actually, I currently own it also, and Okay. for quite some time, and it has given very good, I would say, Return. growth Right. as well as the dividends also. Because I think this Yeah. year, or they had, I mean, there was some change in the norms by the government, where Right. the MNC companies can, give good dividends and carry back to their own. So as a result, Right. we also benefit. Yeah. So majority of MNC have given 80% dividend Yeah, and more than their EPS. In fact, I think Abbott and yeah, Sanofi both have given dividend more than their earning per share. yeah. Even I have got holding in Pfizer also, and Okay. yeah, 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 Right. yeah. Uh, Currently, Divi's Lab I don't hold, but I intend to buy. So it is, Okay. both the companies are at another extreme. One is at a higher market cap, the other is at a smaller market Correct. cap. Hmm. Then Dr. Lal Path Lab Yeah. from the diagnostic side,
and Right. then FL India. Then from agro or fertilizer, it is Coromandel Yeah, International. it's very good company. Yeah. Then Balakrishna Industries. Okay. So you have to select it two companies from auto. है ना? Both are Yeah. very good companies, no doubt Yeah. about it. Balkrishna, And in fact, Balkrishna yeah, Industries, I already own it, and it is already, I think, 10 to 12 times. So, oh, wonderful. So yeah, you yeah. are holding since I think 2008 or 9. 2008, I would say. Yeah. Okay. So, Okay. So matlab, that it is free for me. I think it has given enough dividend, and marginally had put some profit also. So it's okay. virtually free. Okay. Yeah. Right. Wonderful. Then from auto cars, basically, it's Maruti, which I find currently I don't own it, but I Mhm. intend to. Okay. Then, yeah. And from infrastructure, or I would say it's a well diversified company, Larsen and Toubro, Yeah. uh, because the value unlocking may happen in due course, and moreover, it is a well managed company. Though it may Correct. not be doing great in terms of market returns, but one must have this in the portfolio. Right. Yeah. Then from the cement industry, I think Ultratech is good enough. Uh, Maybe alternate can be there is another company, Shri Yeah. Shri, Cements. Shri Cement. Yeah, Right. yeah, yeah, But see, top priority definitely you have selected perfect one because after all, Shri Cement is a regional player, Ultratech is a national player. So we have some safety also when we are going with some yeah, national player. है ना? yeah, yeah, Regional problem will not work there. absolutely. And last one is the Tata Consumer Products. This is another company which I also own, and it is more than 100% now. So Okay, okay. yeah, yeah, So wonderful, sir. Very good. So hope everything is. I think if this would be the portfolio, no doubt, as Balkrishna has created 10 time money for you, in coming time there would be several shares which are going to rally 20, 30 times in next 10, 15 years. yeah, Right? And yeah. huge wealth will be created. Wonderful, sir. But Very good. yeah, but few good companies are left out, like Pidilite, Asian Yeah. Paints. Yeah, yeah. No, so I mean, I stuck to the numbers only, but uh, Okay. probably I But can see have what it in can my be done, wife's portfolio to yeah. See what other keep thing it. can we do? You are having HDFC, AMC, SBI Life, ICICI, GI. That is three company from single sector. Maybe we can say that life is different, general is different. But this all money are going to come out from the saving portfolio. Right? All these Yeah, companies would be performing similar. So you can adjust some paint company anywhere here. Right? right. No, actually, I have to So maintain two portfolios, one of mine and one of my wife, because my wife is also okay. working. So, Acha. Good. so because those And see companies what is belong to another her. thing, Ahuja ji. See, these Yeah, all companies which you have selected not today, these are today's emerging sectors, majority of them. Now, when I was creating my portfolio, that time there was a priority of Pidilite. Right? That was a small company, that was a growing company, new one. Same Asian Paint was not in Nifty when in fact I was investing. Its price was around 5,000 rupees before bonus and split. But it was emerging sector. The company was growing by 20% every year. Now, today you have several other emerging sectors. So it's all right if you are missing some Asian Paints or Pidilite. But yeah, you are having other companies of tomorrow. Right? So these all companies are going to become tomorrow's Asian Paint. है ना? right. तो कभी कभी लोग बोलते हैं पीयूष भाई तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या है तो यही सब है हमारे पास भी लेकिन Yeah, कुछ चीजें जो मेरे पास है हो सकता है आपको नहीं भी लेनी चाहिए क्योंकि वो मेरे टाइम पे इट वाज इमर्जिंग अब आपको जब मौका मिला है निवेश करने का आज आप पैसा लगा रहे हो यू शुड सी टूडेज इमर्जिंग सेक्टर्स राइट
तो नेवर एवर कंपेयर विद एनी अदर्स पोर्टफोलियो कि वो आशीष काचोलिया ने क्या लिया है, राकेश झुंझुनवाला ने क्या लिया है, बराबर ना? वो तो बिल्कुल सर देखना भी नहीं चाहिए, सही क्योंकि बात है। उनका उनका रिस्क प्रोफाइल, उनका इक्विटी का स्पेयर मनी उनका है। आई एक्चुअली नेवर फॉलो देम एट ऑल। क्या करेक्ट करेक्ट। राकेश झुनझुनवाला बोला, आई इवन डोंट फॉलो व्हाट वारन बुफे एक्चुअली डज। आई मीन पीपल आर because it doesn't help my portfolio. करेक्ट करेक्ट 100%। वंडरफुल आहूजा जी, एंड इट वाज सर मेरे प्लेजर। लिए एक्चुअली मेरे लिए ये हाँ डायलेमा है कि अनलाइक मयंक एंड शेख दैट दे ओके आर इन 30, one is 30 and other is mid 30s. I am in या the last decade of my earning, right? So I करेक्ट am in, करेक्ट moreover I am in IT side, और ओके आईटी में 45 के बाद में पता नहीं आपको कब बोल दें कि ओके टाटा बाय बाय। So अच्छा अच्छा it's like that. So Mayank को ये एडवाइस है कि don't think that you may be able to work in IT industry till the age of 60, because going forward you never know. I mean post 45 be wary of the stability. राइट करेक्ट So my portfolio, or I would say that my how I am going, because this is the last decade for me in terms of job, assuming I work for another 10 years. So my राइट expenses are going to rise because of my children, in an age where they I have to spend on their education. And राइट secondly, probably at least one marriage will be on the anvil, right? ओके So I have to, so my portfolio is a balanced, rather I would say slightly more tilted in the debt side. Uh, debt is more currently, ओके and equity is relatively less. So, राइट but I intend to slightly increase my equity portfolio so that the returns from equity post 10 years will be much more for me as compared to the debt. राइट So यस currently यस I'm, roughly around 55, 58% in debt portfolio and remaining in equity. राइट राइट, एंड दैट्स परफेक्ट। वी नीड मनी एट बोथ द प्लेसेस, है ना? तभी थोड़ी Yeah. शांति भी रहती है। Yeah, at least, it's like sleeping on a bed, and या the debt works like a mattress. करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। Yeah, because I would say it elevates your base. करेक्ट राइट। What we will see in coming time, that as companies earning would be increasing, our safety will be more better। जैसे आज आपको लगा है कि बालकृष्ण आपने लिए, चलो इतना पैसा हो गया, और भी कई शेयर होंगे, जैसे आपने फाइजर बताया, तो एक समय अगर निकल गया है तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हो। those shares are never going to come at your buying price, है ना? Okay, Right. so yeah, I have created one retirement sheet as such, because this okay, particular plan currently tells me, okay, I'm going to make such amount of money हाँ till I retire. But हाँ what I have slightly tried to create, I think that's why I got slightly distracted in working on that particular aspect. That okay, okay, once you are now retired, then how you are going to plan out. For example, if you want to retire say from early next year, so how your current savings is going to work about. So I try to work on that. If you permit me, I can probably share a bit the gist of it within a yes, spreadsheet. yes, sure, uh, just yeah, let me make you presenter। yeah. Yes, you are the presenter now। Okay, yeah, let me just click on. uh, Let me know if it is when it is visible to you. Right now it's not, But is something coming up? no, yes, right now we can see, yeah, Okay. Now we can see you. Now we can see you. Okay. So my premise was that, like, for example, I want to retire
in this particular year, say I don't want to work from next year onwards. So probably what you can do is, if you husband wife are both are working, you can say, okay, I got say this much amount in my portfolio, and in wife's amount it is this much. You have some property, right? So your total current asset would be around this much, which means this is the amount. And you say that your annual expense is around this much. So in this case, it is a 1.8 crore is total capital in hand you have. You have annual expense of say 10 lakh rupees, and I have taken a inflation rate of 6%, right? And I am assuming that in case I get 8 to 9% in debt portfolio and about uh, you know uh, 13 to 15%, so overall return on my current investment would be roughly around 12%, right? So here it will tell me how I am consuming every year, what is the balance. And looking at this particular chart, you will come to know that, by what year your will last. So I mean, in this particular figures what I have put in, it is saying that by year 2039 your whole capital will get uh, over with the current Correct. savings you have, right? Hmm. Now if you are assuming that we put in some aggressive kind of a portfolio where we may get say a 13% return, Hmm. so you will see gradually your, and this will increase. Right. You will come to know by what time your capital will last, assuming you are not earning from your current job or business. Okay, so it will give you this. And assuming you also increase, and if you are purely into equity, assuming 15% as the return, you will your capital will outlive you going forward. Okay. Right. Yeah. Now, something similar can be designed for your accumulation phase. Like currently, what Piyush ji has been teaching us is on the equity side, how to select the countries, then the industries, and then the individual companies. So that is our accumulation phase. So we can probably try to work on that, how we are accumulating, and then again how we are going to consuming. So it will give us a good a confidence. For example, like Mayank was giving his example that after doing analysis he came to know that okay, he can only invest a certain amount via SIP. But Right. if we can plan out something in this way, it graphically it will tell us what is the actual requirement for us, and how, if we want to retire, how, when we can do that, and till what age our or what year the capital or the savings will last, assuming Hmm. this goes in this way, say roughly inflation Right. of 6% and return on our money something. So this is something which I started Hmm. working on. Right. Okay. Okay. So what we generally, if some retired person come to us and say that मेरे को invest करना है, but I also need money every year. We sometime what we say that if we expect return of 12 to 15% appreciation, we are assuming that our money is going to appreciate by 12 to 15%. If you withdraw 6% every year for your Yeah. expenses from your total AUM, how much? 6%. Then your money is never going to get over. है ना? Because what we are expecting, at least 12%. So 12 to 15% money is increasing. You are taking out 6% for uh, expenses, that is running life, cost of living. तो 6% निकला, 12% वापस बढ़ गया. Our money is never going to get over. है ना? तो अलग अलग तरीके आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है. Wonderful. Mm. Yeah, because I think visually, if it is available to you, I mean, Yeah. what you have said, I mean, we all must have read, or normally the advice being given is like that.
But if we visually see, that okay, this is actually going to work this way, so it registers in the mind, quite in a better way. Yeah, correct. So good, Asim ji. And it will be better if you can share this Excel sheet with all, है ना? So everyone can even work out on this Excel sheet. बहुत Yeah, अच्छा sure. रहेगा. Yeah, I will share it in the WhatsApp group what we have. Yes. Yes, and everybody can play around, and maybe this was just a start. I thought I will see how it is going to work for me. Uh, Right. so this is currently I would say the consumption phase. Right. I may start working on something, creating it for the accumulation phase, though it will not be very much of beneficial to me because, uh, but at least it will be a start. Definitely. So thank you very much and wonderful, Ahuja ji. So this is Yeah. one type of creativity. कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे. We will definitely open our mind, right? So good. And और कोई लोग आप में से जो ने जो भी डिस्कस किया उससे कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो? Anybody? Sir, just a quick query is there. I mean, when we started the batch, I think we had lot of people, but I find we are just now limited to 4-5 people. Am I correct? This time, actually, what is there? That many people have not done the homework. Now, what I think that time also was lesser. हमारा भी वो मीटिंग आ गया संडे वाला, तो हम भी थोड़ा बिजी हो गए. मैंने खुद ने लेट अपडेट किया, तो समय कम था. But I am extremely confident that other people, those who have not done the work, all those people are also going to complete it. है ना युद्धवीर जी, क्या कहते हो आप? कर दोगे ना, कि नहीं तो मेरे पे दाग रह जाएगा ये तो. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी, बिल्कुल करेंगे. एंड नेक्स्ट दिस थिंग आई श्योरली, मतलब आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, पक्का करके दिखाएंगे आपको. नहीं नहीं, मैं तो देखो निराश नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कभी कि चलो क्या समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा, बट इट्स ऑल राइट. जो भी चीजें हमने सीखी है ना, ये सारी चीजों के लिए समय कम था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चलो हमें पूरा समय मिला है काम करने के लिए. लेकिन जब हम पूरा वर्कशॉप खत्म करेंगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, तो 3 महीना 4 महीना एक समय लेके हर एक चीज को लेके पूरा काम करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. पूरा समय दो डिमांडिंग इंडस्ट्री के लिए, पूरा टाइम दो क्वालिटी कंपनी के लिए, बिहेवियर के लिए. दैट वाज वेरी गुड एक्सरसाइज इनफैक्ट, है ना? तो बिहेवियर स्टडी किया, हर एक चीज पे थोड़ा थोड़ा समय देते जाएंगे ना, तो इट विल बी गुड. और ये समय तो हम लोग फटाफट करते जा रहे, तो साथ में आप लोग थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हो. इट्स गुड, बेसिक क्लियर होता जा रहा है ना? लेकिन जरूर आगे तो सब लोग साथ में ही बढ़ेंगे, राइट? कोई क्वेरी हो तो उस पर हम लोग बात जरूर कर सकते हैं. मृदु मैडम, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हो? एक मिनट. या आवाज सुनाई दे रही है आपकी? सुनाई दे रहा है? हेलो. हाँ, क्लियर है. यस. हाँ जी. तो मुझे ना शुरू में क्या हुआ था, मैं अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाई. ओके. मुझे एक्सेल बिल्कुल नहीं आता था, तो वो फिगर करने में मुझे बहुत टाइम लग गया. उससे मैं एकदम पीछे हो गई. फिर एक डिसअपॉइंट, राइट, जब तक समझ आया तो बैच काफी आगे निकल गया. सो बराबर. मैं ऐसे सारा फॉलो कर रही हूँ. ओके. जब करने की बारी आती है, इट टेक्स मी लॉट ऑफ टाइम, सो आई फाइंड इट चैलेंजिंग. सो व्हाट आई थॉट, if there is a new batch coming up, maybe I will start participating in that from the beginning, because I have now a certain idea. Okay. And I think I can now be doing the homework, if you permit, like
the next Right. batch which comes up, Yes, yes. I can No start, problem, start madam. because I don't want to give up. Right. मैडम So आप मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा इस पे कि जो भी लर्निंग होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे जो भी चीजें सीखी है उसमें कुछ स्किल्स का भी इस्तेमाल हुआ, तो जरूरी नहीं है कि सब में वो स्किल्स है। अब किसी आप में कुछ क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है, किसी में जो क्वालिटी है वो हम में नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। मैंने जो भी चीजें सीखी थी ना, तो मैं भी बहुत स्लो था, पर कंसिस्टेंसी करता गया, तो देखो अभी आ रहा है। मैं बेस्ट नहीं था, मेरे को आता नहीं था, बट स्टिल यस करते गए तो आ रहा है। तो आप ना नेक्स्ट जो बैच नवंबर महीने की चालू होगी ना, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। और नवंबर क्या, कभी भी कोई भी समय पे आप में से किसी भी व्यक्ति को लगता है that you want to join in a new batch, definitely most welcome। और हर एक बैच के नए लोगों से, नए पार्टिसिपेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मेरे को किसी ने ट्रेन किया है ना मृदु मैडम, तो वो सही बोलूं तो मेरे को स्टूडेंट ने ट्रेन किया है, क्योंकि इतने अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन होता है। जैसे आज आहूजा जी ने अपनी बात रखी तो मुझे कुछ सीखने को मिला, जैद ने बताया, मयंक ने बताया, आप हर एक व्यक्ति के अनुभव से लर्निंग मिलती है, बराबर ना मैडम? So good। right, but while I just want to ask you one question, while doing the Yeah। assignment or Yes, while yes। following, if I get stuck, then whom do I call to just get the answer if I'm getting stuck somewhere? Like, Okay। how do I resolve my problem? राइट। अभी आप किसके टच में हो? प्रसाद, प्रियंका, फाल्गुन, मितेश? मैं प्रियंका से बात करती हूँ कभी कभी। Okay। प्रियंका मैडम के कांटेक्ट में है मुझे मैडम। प्रियंका मैडम के ना, अब देखो ऐसा है ना कि अभी प्रियंका मैडम खुद मेरे ख्याल से 2 महीने से छुट्टियों पे है, तो आप टच में तो होंगे, पर वो रोज ऑफिस में अच्छा, नहीं है, वो अभी अपने इंडोर अपने वतन गए हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा टच नहीं होगा इतना अच्छी तरह से आपका। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, अगर प्रियंका से correct, आपको कंफर्टेबल लगता है, देन गुड। आप प्रियंका को बताइए कि मेरे को प्रियंका ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रियंका उसको सॉल्व कर पाती है, इट्स गुड। नहीं कर पाती है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट सेट कर लीजिए, हम लोग 10 मिनट 15 मिनट ऑनलाइन बातचीत करेंगे, और जो चैलेंज आ रहा है ना, वो चैलेंज को हम रिकवर करेंगे, बराबर ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ ठीक है। तो वो मे तो बी प्रियंका प्रसाद इनिशियली कोई आई भी सॉल्व कर सकते माइट हैं। no, like पीयूष भाई if I get मैं stuck उनका while मीटिंग सेटअप doing करा all दूंगा these ये वीक में। things, I'm not यस। first. हाँ जी, come again, क्या बोल रहे हैं आप? चिंतन मैडम में क्या कहा आपका आपने? आप उनका मीटिंग में सेटअप करा दूंगा। ओके ओके, अच्छा, राइट। ठीक है, थैंक यू। तो कभी भी कुछ भी लगता है क्योंकि ना मैडम, मेरे को ऐसा होमवर्क मन में मत करते रखिए, टाइम, हाँ जी, ओके, बराबर। ठीक है, राइट। मतलब बहुत बेसिक चीजों में मैं अभी अटकती हूँ, फिर वो जब ओके, नहीं होता तो वो पूरा फिर रह जाता है। Then I'm not हाँ able सही to बात go है, ahead till I solve that problem. राइट राइट। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। और वो चीजें कैसी होती है, बिल्कुल बेसिक होती है। जैसे मेरे को लगता है कल अरुण भाई ने एक Exactly. ग्रुप में बेसिक फोटो डाला था, कुछ उनका वो फिल्टर नहीं कर पा रहे थे, तो वो बेसिक चीज है, पर अभी वो छोटी सी गलती की वजह से नहीं हो पा रहा था। हो सकता है उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो फटाफट हो सके, बराबर ना। हाँ, फिर आगे बढ़ने का मन करता है, नहीं तो वहीं पे हाँ आई जस्ट ड्रॉप देयर। फिर वो राइट। स्ट्रगल में ही बहुत 2-3 दिन निकल जाते हैं, तब तक क्लास और आगे निकल जाती है, तो इट ओके, बिकम्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। राइट राइट। नो प्रॉब्लम। आपको जब भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन कॉल आवर टीम एंड सेट अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम विल बी गेट रिजॉल्व एट प्रियंका लेवल। मेरा कभी भी कोई भी काम पड़ता है, नो नीड टू वरी, राइट मैडम? ओके, थैंक यू, या राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मृदु मैडम, और उम्मीद रखूंगा कि नवंबर बैच में भी आप साथ में रहे और साथ में प्रगति करते जाए। ओके, यस, थैंक यू सो योगेश मच। भाई क्या कह रहे हो आप भी कुछ कह रहे हो? अनम्यूट हो रहा है आपसे योगेश भाई, कि चैट में ही लिख पाओगे?
आपकी आवाज तो हमने पूरे वर्कशॉप में नहीं सुनी है योगेश भाई, ऐसा नहीं चलेगा यार। या आपने लिखा है सेम प्रॉब्लम विथ मी सर, है ना? तो योगेश भाई अगर कोई भी चीज में आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, मैं सेम बात रखूंगा कि आप जो भी व्यक्ति के टच में हो उनको कॉल करिए और उनको कहिए कि ये चीज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, दे विल डेफिनेटली गाइड यू। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है उनसे भी, क्योंकि कई चीजें क्या होती है पता है कि हो सकता है उन्हें भी ना पता हो, है ना? रिसर्च में जो डीप में जो चीजें होती है उसमें, जैसे प्रसाद है तो प्रसाद इज वेल एक्सपीरियंस्ड, प्रसाद हमारे साथ दशक से पहले से है, तो उसको कई चीजें पता है, तो मेजोरिटी चीजें आपकी प्रसाद से भी सॉल्व हो सकती है। बट एनीवे मैं हमेशा साथ हूं, कभी भी कोई दिक्कत है वी कैन सेट अ 15 मिनट कॉन कॉल और पूरा हम लोग बातचीत करके उस चीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो काम करना चालू किया है तो फिर सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, बराबर ना? राइट योगेश भाई? तो बिल्कुल निश्चित रहिए और कल ही आपका कॉल आना चाहिए प्रसाद पे। ओके, मेरे को क्या चाहिए कि जब अगले साल में आप लोगों की सिटी में आऊंगा ना, पूरे भारत से आप लोग हो, अलग अलग जगह से, राइट? जैद मेरे ख्याल से हैदराबाद से है, मयंक इज फ्रॉम पुणे, हम लोग मिलने वाले हैं, जरूर रूबरू मिलेंगे हम लोग। और उस समय वो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि तब तक आपको अनुभव हो चुका होगा, कई अलग अलग मीटिंग्स आ चुकी होगी और हमने कई एक्सरसाइज भी लॉन्च की होगी, वर्कशॉप के बाद की एक्सरसाइज है जिसमें आप पार्ट लोगे और ट्रेन होंगे, बराबर ना? तो जैसे समय बीतेगा हम और कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, राइट? अच्छा सर, अलाहाबाद है, ओके। जैद आप जो होमवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, वो यही ग्रुप में डालोगे तो भी चलेगा ना, यही ग्रुप में सब आपके साथ वाले ही वर्कशॉप के ग्रुप के लोग हैं, तो आप ये ग्रुप में होमवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीक वापस। कुछ चीजें जो अपडेट करनी है, यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपडेट्स, so see you soon on next Wednesday. Thank you. Thank